बेसिकली हम डिस्कस ये कर रहे थे कि जो ब्लड वेसल होती है उसकी 3 लेयर्स होती हैं। इंटिमा होती है, सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, फिर उसके बाद मीडिया होती है जो कि मस्कुलर लेयर होती है, और फिर एडवेंटिशिया होती है। जो लार्ज वेसल्स होती हैं, जो मीडियम साइज हार्ट होती हैं, जो लार्ज वेसल्स होती हैं, उनके अंदर बेसिकली इलास्टिक टिश्यू होता है मीडिया के अंदर, एंड दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, जो कि इलास्टिक रिकॉइल में उसके मदद करता है। और प्रेशर जब बिल्ड अप होता है तो उसको रप्चर होने से बचाता है। तो डैमेजिंग इफेक्ट से एओर्टा को कौन बचाता है? बेसिकली इलास्टिसिटी जो उसकी होती है। ये आपको पता होना चाहिए। लैपलेस लॉ क्या होता है? वॉल टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर इनटू रेडियस। इसको हम इस तरह करते होते थे कि T इज इक्वल टू पी आर ओवर थिकनेस, या कुछ लोग इस तरह लिखते होते हैं कि जो प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के। जितना रेडियस कम होगा उतना प्रेशर ज्यादा बिल्ड अप होना शुरू हो जाता है। तो ये आप याद रखें कि हायर टेंशन जितना ज्यादा, फॉर एग्जांपल वॉल के अंदर टेंशन होगा उतना प्रेशर भी बिल्डअप ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। जितना प्रेशर ज्यादा होगा वॉल के अंदर टेंशन ज्यादा होगी। वॉल के अंदर टेंशन ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है वॉल रप्चर होने का रिस्क ज्यादा हो जाएगा। इलास्टिक आर्टरीज होती हैं वो बफर करती हैं सिस्टोलिक प्रेशर से और मेंटेन करती हैं डायस्टोलिक फ्लो में। बेसिकली क्या होता है, ये एक चीज इलास्टिक है, वो क्या करेगी? स्लो स्लोली स्क्वीज करेगी, तो ब्लड फ्लो को मेंटेन रखेगी। तो उसके बाद कहता है डिक्रीज इलास्टिन किस कंडीशन में होता है? मार्फन सिंड्रोम के अंदर, और पेशेंट का एन्यूरिज्म का रिस्क उसके अंदर ज्यादा होता है। एन्यूरिज्म क्या होता है? इरिवर्सिबल इरिवर्सिबल डायलेशन। ठीक है, इरिवर्सिबल डायलेशन को एन्यूरिज्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये ब्लड वेसल है, ऐसे आ रही है, एक जगह से डायलेट हो जाएगी, तो ब्लड वहां पे जाके इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, और वहां पे फिर एन्यूरिज्म बनने का रिस्क होता है, सॉरी थ्रोम्बस बनने का भी रिस्क होता है। Patient man is sterile but has normal testosterone level. Istome atrophy germinal layer of seminiferous tubules की after radiation exposure. Age नहीं दी हुई, तो what is the most likely cause? Age क्योंकि दी हुई नहीं है, तो उसका मतलब ये है कि रेडिएशन के बाद उसके जर्म सेल्स जो हैं वो बेसिकली डैमेज हो चुके हैं। न्यूनेट है प्रेजेंट किया प्रोट्रूडिंग टंग। बच्चे के अंदर जब भी प्रोट्रूडिंग टंग का सिनेरियो ना, आगे आप ना भी पढ़े ना सिनेरियो सारे का सारा, तो ये हाइपोथायराइड होता है। लेकिन अब ये वैसे इसने आगे क्या दिया है? ड्राई स्किन है, होर्स क्राई है, और डिले डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटाबॉलिक इफेक्ट? अब हाइपोथायराइड तो है, लेकिन मेटाबॉलिक इफेक्ट क्या होगा? बेसिकली इन बच्चों के अंदर लाइपोलिसिस इनहिबिट हो जाती है। लाइपोलिसिस बेसिकली क्या है कि टैक्स की ब्रेक डाउन। तो क्या कहता है? थायराइड हार्मोन नॉर्मली स्टिमुलेट करता है लाइपोलिसिस को, लेकिन जब थायराइड नहीं होगा तो लाइपोलिसिस नहीं होगी, फैट अकमुलेट होगा, और ये पफी अपीयरेंस इन बच्चों की इसी वजह से होती है। हाइपोथायराइड के 7 पीज आपको पता हो? पोर्ट बेली, पेल, पफी फेस, प्रोट्रूडिंग टंग, प्रोट्रूबरेंट टंग, टंग है, फिर उसके बाद पुअर ब्रेन डेवलपमेंट है, प्रोलॉन्ग न्यूनेटल जॉन्डिस होता है बच्चों के अंदर, हॉर्स क्राई और मैक्रोग्लोसिया रेड फ्लैग्स होते हैं न्यूनेटल हाइपोथायराइड के। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि टीएसएच स्क्रीनिंग एट 24 टू 48 आवर पोस्ट बर्थ इज मैंडेटरी। ये अभी आपके लिए सीपीएस पे में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट लेटर ऑन ये आपको पता होना चाहिए कि 24 कुछ चीजें ना पोस्ट बर्थ इंपॉर्टेंट होती है। जैसे हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन है वो 12 आवर्स के अंदर अंदर लगानी होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, जब बच्चा पैदा होता है। ठीक है, इसी तरह मतलब अगर एक प्रेग्नेंट लेडी है, ठीक है, और उसको HIV है, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपने कौन सी एक ड्रग है उसकी इन्फ्लुएंस चलानी होती है? किसी को पता है? एनीवन? जरूर। एनी आइडिया? एक ड्रग है जिसकी इन्फ्लुएंस चलानी होती है, या समझ लें प्री प्रेगनेंसी देनी होती है, प्री डिलीवरी। कोई गैस ही लगा दें। जाइडोवोडीन। ठीक है, जाइडोवोडीन बेसिकली ड्रग है। अब इस तरह के एमसीक्यूज आपको आ सकते हैं। बच्चा गिरा है, सस्टेन किया क्रेनियल इंजरी, ब्लड अकमुलेट हो गया नैप ऑफ द नेक के ऊपर, तो विच क्रेनियल फोसा इज मोस्ट लाइकली? ये ज्यादातर पोस्टीरियर का, नैप ऑफ द नेक पीछे है, रकून आइज जब होती है तो एंटीरियर क्रेनियल फोसा होता है। ये आपने याद रखना है। कहता है पेशेंट है लॉस ऑफ फ्लेक्शन है एट द एल्बो एंड सुपिनेशन ऑफ द फोरआर्म। अब आपको मैंने कल भी बताया था, अगर आपसे कोई पूछे एल्बो के फ्लेक्सर्स बताएं, ठीक है, तो कौन सा मसल होता है एल्बो का फ्लेक्सर? हर एक को पता है, बाइसेप। ठीक है, और अगर आपसे कोई पूछे एल्बो के एक्सटेंसर्स बताएं, तो कौन सा मसल होता है? ट्राइसेप। ठीक है, अब मुझे आप जल्दी से बताएं एल्बो के फ्लेक्सर को सप्लाई कौन करता है? कोई आइडिया है?
बाइसेप को कौन सप्लाई करता है, कौन सी नर्व सप्लाई करती है? आपको क्लास में ना, मेरी क्लास में अगर आपने रहना है तो आपको टाइप करना होगा, ठीक है, बुत नहीं वर्किंग क्लास के अंदर रहना, यू हैव टू टाइप बेसिकली। इतनी बातें तो आपको पता है मेरी क्लास के अंदर। मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, और अगर एल्बो के एक्सटेंसर एंड ट्राइसेप है, दिस इज अ रेडियल नर्व। नाउ लेट्स कम टुवर्ड्स द हिप, सॉरी, आपका जो है नी जॉइंट। नी में फ्लेक्शन कौन करवाता है और नी में एक्सटेंशन कौन करवाता है? जी, नी में फ्लेक्शन कौन करवाता है? अपनी नी को बेंड करने की कोशिश करें, क्वाड्रिसेप फेमोरस मसल इन्वॉल्व है, कौन कराएगा? फेमरल। और एक्सटेंशन कौन कराएगा? हैमस्ट्रिंग्स। ठीक है, बिलाल हैमस्ट्रिंग्स एक्सटेंशन कराते हैं, ठीक है, और उनको शैटिक कराती है। सॉरी सॉरी, मैं उल्टा बोल गया हूँ, यस यू आर राइट, मैं थोड़ा उल्टा बोल गया हूँ। हाँ, फ्लेक्शन करवाता है हैमस्ट्रिंग्स और एक्सटेंशन करवाते हैं क्वाड्रिसेप्स। तो फ्लेक्शन में इन्वॉल्व होगी शैटिक और क्वाड्रिसेप में फेमरल। ठीक है, तो ये कुछ टेक अवे मैसेज है। अब इस पेशेंट में अगर फ्लेक्शन गई है तो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है। Portal vein or bile ducts are compressed or blocked. Which of the following components would most likely show the at least amount in the portal vein? तो कहता है कि पोर्टल वेन में बेसिकली पोर्टल वेन में तो ब्लड होता है ना, तो बाइल उसमें कंपोनेंट नहीं होता, वैसे तो बाइल नहीं होता पोर्टल वेन के अंदर। बच्चे एल्बिनिज्म है, डिक्रीज विजुअल एक्यूटी, एग्जामिनेशन पे एल्बिनिज्म भी है और विजुअल एक्यूटी कम है, तो लाइकली इसकी कॉज ऑफ फाइंडिंग क्या होगी? बेसिकली ऑप्टिक नर्व। तो ये सारी काजेज नहीं, बल्कि ऑप्टिक नर्व की मिस रूटिंग उसकी काज हो सकती है। इन एल्बिनिज्म स्पेशली ऑक्लूक्यूटेनियस टाइम मेलानिन डेफिशिएंसी लीड्स टू एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ रेटिना और ऑप्टिक नर्व के पाथवेज। ठीक है, ये न्यू एमसीक्यूज है आपके लिए कि जिन बच्चों को एल्बिनिज्म होता है उसमें ऑप्टिक नर्व की मिस रूटिंग इस वजह से होती है कि उसका पाथवे डिस्टर्ब हो जाता है। इस वजह से इन बच्चों के अंदर विजन के प्रॉब्लम्स आते हैं, नस्टैग्मस हो सकता है, फोटोफोबिया हो सकता है। ठीक है, और ये मैं आपको बताऊं, मैंने एक बच्चा देखा भी था अपने वार्ड के अंदर अभी, उस पेशेंट को एल्बिनिज्म था और उसके अंदर ना निस्टेगमस था। तो उसकी वजह जो थी वो अब मुझे समझ आ रही है कि बेसिकली मेलानिन की डेफिशिएंसी की वजह से रेटिना के अंदर भी मसले आते हैं, ऑप्टिक नर्व के पाथवेज के अंदर भी। पेशेंट है क्रोनिक कफ है, वेट लॉस है, नाइट स्वेट्स है, ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन आ गई है, मतलब दिस इज अ टिपिकल सिनेरियो ऑफ टीबी। टीबी का सिनेरियो केसिएटिंग ग्रेनुलोमास आपको नजर आएंगे। इसमें कौन से जॉइंट सेल्स होते हैं? लैंगहैन जॉइंट सेल्स होते हैं। बोन कॉम्प्लेक्स क्या होता है? बेसिकली प्राइमरी टीबी का लियन और 7 लिम्फ नोड्स इन्वॉल्वमेंट। जब इसको एक्सरे से देखते हैं तो इसको फिर क्या कहते हैं? एनीवन? एक्सरे से जब इस बोन कॉम्प्लेक्स को देखा जाता है तो उसको क्या कहते हैं? किसी को पता है? रैंके कॉम्प्लेक्स, शाबाश। अब ये क्या वजह? ऑलवेज स्क्रीन फॉर लेटेंट टीबी बिफोर स्टार्टिंग एंटी टीएनएफ फैक्टर। क्यों? मैंने आपको पहले बताया था, ये टी हेल्पर 1 सेल्स है, ठीक है, इनके अंदर टीबी का सेल पड़ा हुआ है। टीबी वाले सेल ने क्या किया? मैक्रोफेजेस को कन्वर्ट कर दिया एपिथेलियाइड सेल्स में। एपिथेलियाइड सेल फिर एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं कि यार ये वाली लूप कंटिन्यूड है। तो यहाँ से टी हेल्पर सेल बेसिकली जो मैक्रोफेजेस को कन्वर्ट कर रहे होते हैं वो इंटरफेरॉन, बेसिकली इंटरल्यूकिन 12 रिलीज करते हैं। और एपिथेलियाइड सेल टी हेल्पर सेल को एक स्टिमुलस भेजते हैं कि यार तुम बार बार इंटरल्यूकिन 12 मुझे भेजते रहना। उसका नाम होता है ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा। अब ये एपिथेलियाइड सेल्स क्यों जरूरी है? बेसिकली दरमियान में अगर टीबी का सेल पड़ा हो, टीबी पड़ा हुआ है, टीबी का ऑर्गेनिज्म, तो उसके आगे पीछे एपिथेलियाइड सेल्स ही होते हैं, ठीक है, और लिम्फोसाइट्स होते हैं। ये डॉट्स समझ लिम्फोसाइट्स है, ये मोटे मोटे सेल एपिथेलियाइड सेल है। तो ये एपिथेलियाइड सेल्स जो इस टीबी को बाइट जाने से रोक रहे हैं। अब आप मुझे खुद बताएं, अगर आपने ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा के इनहिबिटर किसी मरीज को दे दिए तो क्या इंटरल्यूकिन 12 रिलीज हो सकेगा? वो नहीं रिलीज होगा। इंटरल्यूकिन 12 रिलीज नहीं होगा तो मैक्रोफेजेस एपिथेलियाइड सेल में कन्वर्ट होंगे? नहीं होंगे। और फिर क्या होगा? टीबी डिसेमिनेट कर जाएगा। There are 10 students in my class. All of you have to type कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया है?
दिस इज सुपरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन एफसीपीएस। सब टाइप करें अगर समझ आया है। समझ आ गए? यस टाइप करें। 10 स्टूडेंट्स है मेरी क्लास के अंदर, 8 to 10, 3 स्टूडेंट्स होने टाइप। यू हैव टू टाइप बेसिकली बच्चे, इस तरह तो आप स्टैग्नेंट होकर पढ़े रहेंगे। सो यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, ठीक है? कि बेसिकली ये एक लूप होती है, इंटरफेरॉन बेसिकली इंटरल्यूकिन 12 और ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा। ओके, डायबिटिक पेशेंट है, उसको फेशियल पेन है, ब्लैक नेक्रोटिक नेजल टिश्यू है, रैपिड क्लिनिकल प्रिपरेशन है, बायोप्सी में नॉन सेप्टेट हाइफे। डायबिटिक पेशेंट और नॉन सेप्टेट हाइफे जब भी सिनेरियो के अंदर हो, दिस इज म्यूकोड, ठीक है? म्यूकोड का सिनेरियो होता है, नॉन सेप्टेट होते हैं, डायबिटिक की तो एसिडोसिस का एसोसिएशन है। और एस्परजिलस इसके कॉमन डिस्ट्रैक्टर याद रखें। जो एस्परजिलस होता है ना, ये सेप्टेट होते हैं और ये ऐसे होते हैं एक्यूट एंगल्स पे, ठीक है? इस तरह। और कैंडिडा बर्डिंग यीस्ट होता है, वो ऐसे होता है। सूडो हाइफे होते हैं, नॉट अ ट्रू हाइफे। क्रिप्टोकोकस इनकैप्सुलेटेड यीस्ट होता है, इंडिया स्ट्रेन से देखा जाता है। Through which foramen does the middle meningeal artery enter the cranial cavity? This is foramen spinosum. Patient है osteoporosis है, hypercalcemia. What is the drug of choice to treat osteoporosis? इस उम्र के अंदर इनमें से टेरिपेटाइड और ये सबसे बेहतर ड्रग टेनिसुमाब है। ये न्यूली इमर्जिंग ड्रग है। ये बेसिकली क्या है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है रैंक लाइकेन के अगेंस्ट। अब होता ये है कि ओस्टियो, आपने जो इसमें बात याद रखनी है ना कि ओस्टियोक्लास्ट को ये इनहिबिट करती है। होता ये है आपकी बॉडी के अंदर बेसिकली दिस इज द ओस्टियोक्लास्ट, ठीक है? और ये रैंक रिसेप्टर है। रैंक लाइगेंड जो होता है ना, रैंक लाइगेंड, ये आता है ओस्टियोब्लास्ट से। जब ये लाइगेंड जाके इस रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है तो ओस्टियोक्लास्ट एक्टिव हो जाते हैं और बोन को खाना शुरू कर देते हैं। आपने इस लाइगेंड के अगेंस्ट इसको बंद करने की एक दवाई बना ली है, उसका नाम है डेनिसुमैब। उसके अलावा बॉडी में एक और मैकेनिज्म ये होता है प्री मेनोपॉजल। वो क्या होता है जो इस रैंक लाइगेंड के साथ बाइंड होता है एस्ट्रोजन की वजह से, किसी को पता है उसका नाम? एक तो चलो ये ड्रग होगी, मतलब प्री मेनोपॉज में औरतों को क्यों नहीं ओस्टियोपोरोसिस होता? कोई बता सकता है? बेसिक्स का कॉन्सेप्ट है। उस ओपीजी, ओपीजी इसके साथ आके ओस्टियोप्रोजेनिटर बेसिकली जो होता है वो आके बाइंड करता है और इसको स्टिमुलेट होने से बचाता है, ठीक है? What is the mechanism of action and clinical indication of denosumab and what is preferred bisphosphonate osteoporosis की मैनेजमेंट के ऊपर? तो ये क्या है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है रैंक लाइकेन के अगेंस्ट। दोबारा आपको ये याद है। वैसे ये भी एक आजकल इमर्जिंग थी, लेकिन इससे रिस्क ज्यादा हो जाता है। डीबीटी का रेलॉक्सिफेन। which are antihypertensive provide sustained और लॉन्ग टर्म रिवर्सल बीपी का, स्पेशली रेजिस्टेंट केसेस में। तो वो स्पाइरोनोलैक्टोन है, उसका ज्यादा लॉन्ग टर्म है। पेशेंट को मसल ट्विचिंग है, न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी आफ्टर थायराइडेक्टोमी। तो ट्विचिंग है और न्यूरोमस्कुलर थायराइड निकल गया, तो थायराइड के पीछे क्या पड़े हुए हैं, पैराथायराइड, ठीक है? पैराथायराइड, जिसकी वजह से पेशेंट का कैल्शियम कम होगा। आप मुझे एक बात बताएं, हाइपोकैल्सीमिया जो होता है, हाइपोकैल्सीमिया एक तो चलो हो गया कि आपने पेशेंट के थायराइड निकाल दी, पैराथायराइड चारों। आप लोगों में से कुछ मुझे बता सकते हैं क्या एक, आपने यस या नो में टाइप करना है, क्या एक पैराथायराइड ग्लैंड को निकालने से, एक आपने निकाला है, चार है ना, क्या एक पैराथायराइड को निकालने से कैल्शियम कम हो सकता है? और क्यों होगा? उस कंडीशन को क्या कहते हैं? एनीवन? आई नो ये एमआरसीपी के लेवल का थोड़ा एमसीक्यू है, लेकिन फिर भी कोई बता सकते हैं? हो सकता है यस या नो में टाइप करें ना। क्वेश्चन इज वेरी सिंपल कि चलो पैराथायराइड में चारों ग्लैंड्स निकलती हैं इसलिए कैल्शियम कम होता है।
क्या एक पैराथायराइड को निकालने से कैल्शियम कम हो सकता है? आई थिंक नो। ओके, गुड, शाबाश। नो। ओके, एनीवन एल्स? कोई यस में हो? कोई बच्चा यस में हो? हैव यू एवर हर्ड हंग्री बोन सिंड्रोम? हंग्री बोन सिंड्रोम को आज आपने पढ़ना है। हंग्री बोन सिंड्रोम क्या होता है? हंग्री बोन सिंड्रोम ये होता है, हंग्री बोन सिंड्रोम। उसमें क्या होता है कि जब एक पैराथायराइड को निकालते हैं और वो पैराथायराइड एडिनोमा होकर किसी मरीज को, और वो एक बॉडी के अंदर पीटीएच रिलीज करने वाला स्टिमुलस था। आप जैसे ही उस एडिनोमेटस हाइपर पैराथायराइड को निकालते हैं, मरीज की बॉडी में पीटीएच जो होता है उसके लेवल सडनली ड्रॉप होते हैं, तो कैल्शियम भी ड्रॉप होता है, और ये एक इमरजेंसी होती है। सो आज आपने पढ़ना है हंग्री बोन सिंड्रोम। कल मैं जब रिमेनिंग 100 एमसीक्यू डिस्कस करूंगा, मैं आपसे पूछूंगा आपने पढ़ा या नहीं। व्हाट इज द एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट अप्रोच बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ पेरिनियल टियर ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ? तो फर्स्ट टू 4 डिग्री तक इसकी होती हैं। फर्स्ट डिग्री में आपने क्या करना है, पेशेंट को ऑफन लेफ्ट अनट्रीटेड इफ सुचर इफ होम्योस्टेटिक अचीव हो जाए, सिर्फ बात आप पेशेंट को कहते हैं। सेकंड डिग्री में पेरिनियल मसल का होता है बट नॉट स्फिंक्टर इन्वॉल्व नहीं होता, सर्जरी रिक्वायर हो सकती है। थर्ड डिग्री में स्फिंक्टर इन्वॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे आपके लिए गायनी का इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। और जो फोर्थ डिग्री होगा एक्सटेंड टू रेक्टल म्यूकोसा, तो इनमें सर्जरी होगी। तो माइनर ऑलवेज रिक्वायर्ड सूचरिंग, फर्स्ट डिग्री में नॉट। ठीक है, अज्यूमिंग अकर थर्ड टू फोर्थ डिग्री रेक्टल एग्जाम इज क्रिटिकल, स्फिंक्टर को आपने देखना है। तो इसमें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो पेरिनियल टियर्स को आपने ग्रेड्स पता हो, डिजिटल आपने एग्जामिनेशन करना है स्फिंक्टर की इंजरी को रूल आउट करने के लिए। और अगर वार्म पेरिनियल कंप्रेसेस ड्यूरिंग डिलीवरी रिड्यूस कर सकते हैं रिस्क। व्हाट आर द क्लिनिकल प्रोसीजर यूज्ड टू असेस द फैलोपियन ट्यूब पेटेंसी इन फीमेल? ये आपको पता है, एचएसटी हिस्टोसल्पिनोग्राफी होती है। व्हाट डिफरेंट टाइप ऑफ मिसकैरेजेस या अबॉर्शंस? इसका मैंने एक आसान सा तरीका याद रखा, दो में आई आता है। ठीक है, जिन दो के अंदर आई आता है ना, उस उन दोनों के अंदर जो सर्विक्स होती है ना, उसकी ओस ओपन होती है। ये आप देख रहे हैं, कुछ चीजों के मैंने बड़े आसान तरीके याद किए हुए थे। तो इनएविटेबल और इनकम्प्लीट दोनों में सर्विकल ऑस डायलेटेड होती है। ठीक हो गया। बाकी सब के अंदर थ्रेटन में, कंप्लीट में, मिस्ड में ओस क्लोज होती है। तो सिनेरियो को पिक करने का तरीका ओस देख लें। दूसरी चीज, जो इनकम्प्लीट होता है उसमें रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन होती है यूट्रस के अंदर पड़ी हुई, अगर आपके पास ओस ओपन का सिनेरियो आता है। और जो इनएविटेबल होता है उसमें क्या होती है बेसिकली, मतलब वो भी हो सकता है विजिबल या पैल्पेबल प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन होंगी, इसमें फीटल कार्डिक एक्टिविटी प्रेजेंट हो सकती है। अब एक होता है कंप्लीट सिंपल टू ची, उसमें यूट्रस की कोई एक्टिविटी, फीटल एक्टिविटी हो गई, सारी की सारी प्रोडक्ट कंसेप्शन एक्सपायर्ड हो चुकी होती हैं, और उसमें ओस भी बंद हो चुकी होती है। तो इसमें क्या होगा कि प्रोडक्ट कंसेप्शन फील ही नहीं होगी। अब एक होता है मिस्ड और एक होता है थ्रेटन। थ्रेटन में ये होगा कि फीटल कार्डिक एक्टिविटी प्रेजेंट होगी, ये एक थ्रेटन है, जिस नाम मतलब sorry to say, but we are basically when in a physician ना, तो encounter lot of इस तरह के होता है, मतलब चलो इस तरह के एग्जांपल नहीं आता। बेसिकली ये होता है कि थ्रेटन क्या होता है कि जिस तरह डाउन सिंड्रोम है, जिस तरह फॉर एग्जांपल 45 इयर्स एज है फीमेल की, और उसको भी थ्रेटन्ड एबॉर्शन की हो सकता है एबॉर्शन हो जाए, तो उसमें फीटल कार्डिक एक्टिविटी प्रेजेंट होगी, प्रोडक्ट कंसेप्शन अभी होंगे, लेकिन ये है कि उसमें ओस क्लोज होगी, क्योंकि अभी वो थ्रेटन्ड है, वो हो सकता है किसी भी टाइम। और बाजों का थ्रेटन का मतलब ये भी होता है कि हो चुका भी होगा। अब इस ये जो मिस्ट होता है ना, मिस्ट मिस्ट का तरीका वो मुझे भूल गया, उसमें ये था कि क्राउन रॉन रॉन लैम्प देखते होते थे 7 mm, और फीटल का एक हार्ट स्पीड होता था, उसका गेस्टेशन सैक की एक होती थी, विड्थ होती थी, मुझे अब एग्जैक्ट भूल गई है, वो हमें गाइनी वाले पढ़ाते होते थे। तो उसमें ये होता था कि बच्चा अगर उस हद तक पहुंच जाए, इतनी उसकी क्राउन रॉन लेंथ हो जाए और कार्डिक एक्टिविटी उसकी ना आ रही हो, फिर उसको कहते हैं कि दिस इज मिस्ड। ठीक है, तो इसमें ओस क्लोज होती है। सो इसको सिंपल तरीन चीज है, अगर फीवर के साथ बच्चा फीमेल आ जाए वो तो सेप्टिक होता है। ठीक है, अब ये देखिए मिस्ट मिस्ट में क्या है, कोई ब्लीडिंग नहीं होगी और फिल्टर कार्डिक एक्टिविटी नहीं होगी। ओस्टो आप भूल जाए ना, ओस्टो आपको याद है, ओस्टो दो में ओपन होती है, इनएविटेबल में या इनकम्प्लीट में, इनमें डायलेटेड ओस होगी।
लेकिन जो इनकम्प्लीट होगा इसमें प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन आपको फील होंगे। इनकम्प्लीट आपको प्रोडक्ट कंसेप्शन इवन यूट्रन जो सर्विकल ओस है इसके अंदर भी मिलेंगे। इनएविटेबल में ऐसा नहीं होता। जो थ्रेटन्ड होता है उसके अंदर क्या होता है, कार्डियक एक्टिविटी प्रेजेंट होगी। सो इन दोनों को अगर आप याद रख लेना, थ्रेटन्ड को और बेसिकली मिस्ट को, कि मिस्ट में असल में कार्डिक एक्टिविटी एब्सेंट होती है। अब आप मुझे सिनेरियो में आपको देता हूँ, मुझे बताएं 21 ईयर ओल्ड फीमेल है, उसको पीवी ब्लीड हुआ है, पोस उसकी ओपन है और रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है। जी, व्हाट इज द डायग्नोसिस? पोस ओपन है, रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है, क्या डायग्नोसिस होगा? शाबाश, बस एक को समझ आ जाए इसका मतलब है सब कुछ आ जाए। दिस इज इनकम्प्लीट। व्हाट आर टाइप्स, क्लिनिकल फीचर्स और मैनेजमेंट प्लान प्लेसेंटा वर्जन्स क्या होते हैं? बेसिकली प्रीमेच्योर रप्चर होता है प्लेसेंटा का, और इसमें पीवी ब्लीड होता है, लेकिन ये थर्ड ट्राइमेस्टर पे होता है। ठीक है, ये आखिरी ट्राइमेस्टर में होता है। इसमें जो आपने चीज याद रखनी है, इसकी कॉम्प्लिकेशन को छोड़े मैनेजमेंट में, ये इमरजेंसी सी सेक्शन करना होता है। अगर 34 वीक से कम पे है तो उसको टोकोलिटिक्स दे के क्लोजली मॉनिटर करते हैं, कोशिश करते हैं कि टर्म तक ले जाए, 36 तक लेके जाना होता है, 2 हफ्ते इंतजार। और अगर उसको अल्लाह ना करे ये वाले प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए, प्रीक्लेम्शिया एक्लेम्शिया, फिर आपने सी सेक्शन करना होता है। व्हाट आर टाइप्स, फीचर्स, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऑफ एंडोमेट्रियल कार्सिनोमास? तो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा की दो टाइप होती है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 एस्ट्रोजन डिपेंडेंट होते हैं और इसका एक एसोसिएशन है ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर के साथ। ये ओबेसिटी में होता है, पीकॉस वाली पेशेंट में होता है। एस्ट्रोजन थेरेपी जो ले रही होती है इसका प्रोग्नोसिस अच्छा है। जो टाइप 2 है एस्ट्रोजन इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, ये ज्यादातर ये जो होते हैं ना ओबीस पेशेंट, इनके अंदर होता है, ओल्डर वुमेन के अंदर होता है, इसका प्रोग्नोसिस पुअर होता है। और ये भी एबनॉर्मल जो ट्रायम ब्लीडिंग के साथ पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन जब भी है तो आप देखते हैं इसमें बायोप्सी गोल्ड स्टैंडर्ड होती है, और स्प्रेड को देखेंगे सीटीज वगैरह करवाया। अगर लोकलाइज डिजीज हो तो आप हिस्टेक्टमी करते हैं और लिम्फ नोड्स को अगर हो तो रिमूव कर देते हैं। अगर डिजीज एडवांस हो जाए और मेट्स चले जाए, क्योंकि आपको यू ऑल नो वेल अवेयर के ये ओवरीज हैं, तो आपको पता है दोनों तरफ से पीछे यूरेटर भी आ रहे हैं। अक्सर एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा जब मेट्स करते हैं तो ये यूरेटर को इन्वॉल्व करते हैं, पेशेंट हाइड्रोनेफ्रोसिस में चला जाता है, स्टेंटिंग करनी पड़ती है। तो सर्जरी और रेडियोथेरेपी प्लस माइनस कीमोथेरेपी हो सकती है। इसमें आप हार्मोनल थेरेपी भी देते हैं पेशेंट को। प्रिवेंटिव में ये या आप एस्ट्रोजन का अवॉइड करें। अब ये कुछ डिस्ट्रक्चर्स हैं एग्जाम में। सर्वाइकल कैंसर जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के साथ होता है, बेसिकली जो लियोमायोमास होते हैं यूट्राइन ब्लीड के साथ आता है, एनीमिया होता है पेशेंट को, और इसमें यूट्रस आपको ना बोगी यूट्रस फील होती है, बोगी यूट्रस। ठीक है, फिब्राइल होते हैं, और अल्ट्रासाउंड में अगर इरेगुलर यूट्रस आ जाए तो आपको नुकसान होता है। ओवेरियन कैंसर में CA 125 रेज होता है और पेशेंट अब्डोमिनल फुलनेस के साथ आता है। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया में परकर्सर होता है। टाइप 1 एस्ट्रोजन, टाइप 2 जो होता है वो P55 म्यूटेशन या थोड़ा सा और एडवांस करके बता रहा है। ऑलवेज डू एंडोमेट्रियल सैंपलिंग इफ द एंडोमेट्रियम इज 4 mm अल्ट्रासाउंड में इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन। आई थिंक सो पोस्ट मेनोपॉजल में 4 mm तो नहीं है, नहीं गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। एनीवन जिसने गाइनी थोड़ी अच्छी पढ़ी हो मुझे बता सकते हैं आजकल 4 mm है? 4 mm तो प्री मेनोपॉजल के अंदर नहीं है, पोस्ट मेनोपॉजल में थिकनेस थोड़ी ज्यादा है आई थिंक सो। 6 है या 8 है जहां तक मुझे याद पड़ता है। सर्वाइकल डिस्प्लेसिया जो है वो प्री मैलिग्नेंट बेसिकली एपिथेलियल चेंजेस होती हैं। इसमें जो आपने बात याद रखते हैं इसके 3 ग्रेड होते हैं, CN1 सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लाज्म, इसके 3 ग्रेड्स होते हैं। ये आपने याद रखते हैं जो बाद 16 और 18 वायरस से होता है। अब जो CN1 होता है, 2 होता है और 3 होता है ना, इसकी 3 टाइप्स होती हैं। आपने इनकी जो असल बात याद रखनी है कि टाइप 1 लो ग्रेड होता है, जो टाइप 2 3 होता है ये डिस्प्लेसियाज की तरफ जाते हैं, कार्सिनोमास की तरफ जा रहे होते हैं, और इसमें मसल कार्सिनोमा में जा सकते हैं। इसमें जो असल में चीज आती है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से, वो काइलोसाइटिक चेंजेस आती हैं जिससे पेरी न्यूक्लियर हेलोस होते हैं। टर्नर सिंड्रोम एक्सो बेसिकली क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, XO जीनोटाइप होगी।
फीमेल्स के अंदर शॉर्ट स्टेचर, वेब नेक, प्राइमरी एमेनोरिया और कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स हो सकते हैं। डायग्नोसिस में आपने पेशेंट का जो, क्योंकि स्ट्रीक ओवरीज होती हैं, ओवरीज एब्सेंट समय नहीं होती हैं, तो एफएसएच और एलएच दोनों रेज्ड होते हैं और एस्ट्रोजन की अमाउंट कम होती है। इसके अपोजिट एक क्लाइन फिल्टर है, उसकी जीनोटाइप आपने याद रखते हैं, ये बहुत एमसीक्यूज में आता है, XXY। सारे बच्चे टाइप करें, टर्नर की जीनोटाइप क्या है, एवरीवन टाइप XO, सारे लिखें इसको। टर्नर की XO है और क्लाइन फिल्टर की क्या है, XXY। ये आपको एग्जाम में एमसीक्यूज आता है। सब फर्टिलिटी का डिलेड कंसेप्शन है, डिफाइन फेलियर टू अचीव प्रेगनेंसी 15 मंथ्स ऑफ इंटरकोर्स अंडर 35 या 6 मंथ्स इन एज 35 एंड ओल्डर। इसमें जो इस चीज आपको आती है, कहता है कि अर्ली फर्टिलिटी एवोल्यूशन आफ्टर 6 मंथ अगर एज 35 से ज्यादा हो। ट्रीटमेंट ऑफ मोलर प्रेगनेंसी, यूट्राइन एवोल्यूशन बाय सक्शन, डायलेशन और क्यूरेटाइज। डायलेशन और क्यूरेटाइज इज द आंसर हाइड्रेटिफॉर्म मोल के अंदर। और मॉनिटर करना है बीटा एचसीजी एवरी 1 to 2 वीक्स पोस्ट इवैक्यूएशन अंटिल नॉर्मल हो जाए। एक्टोपिक प्रेगनेंसी राइट आईलिड फोसा में पेन के साथ आती है और अगर पेशेंट साथ फीवर, पेशेंट का बीपी ड्रॉप हो रहा हो, टैकीकार्डिक हो रहा हो, तो फिर आपने उसकी सर्जरी करनी है, अदरवाइज मेथोट्रेक्सेट आप दे सकते हैं। अगर पेशेंट स्टेबल हो, बीटा एचसीजी 5000 से नीचे हो, कोई फीटल कार्डिक एक्टिविटी नो कॉन्ट्राइंडिकेशन, तो मेथोट्रेक्सेट आप दे सकते हैं। अदरवाइज लेप्रोस्कोपिक सल्पिंजोस्टमी या स्पिमेजेक्टमी प्रेफर्ड है अनस्टेबल पेशेंट में। अनस्टेबल का मतलब ये है बीपी को ड्रॉप कर रहा है। विटामिन मैंने आपको ऊपर भी बताया था, विटामिन B7 क्या करता है, ये बायोटिन है, को फैक्टर है, जितने भी कार्बोक्सिलेसिस है, मतलब कि हाइपोग्लाइसीमिया को प्रिवेंट करता है। रॉ एग्स के अंदर एविडिन होता है, वो इसके साथ बाइंड करता है और उसकी इफेक्ट को कम कर देता है। इसमें जो असल चीज आपने याद रखते हैं, डर्मेटाइटिस, एलोपेशिया और ये चीजें नहीं, असल चीज है कि दिस कॉजेज हाइपोग्लाइसीमिया which enzyme deficiency associated with the major type of glycogen storage disease। तो अब ये आपके पास एक एम्बोस से बेसिकली एक चार्ट है, इसमें जो असली आप यहाँ रखते हैं वानगर की, वानगर की में ग्लूकोज 6 फास्फेटेज की डेफिशिएंसी होती है, पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में ये वाले जाते हैं, लैक्टेट के लेवल रेज होते हैं। तो वॉन गर्की के बाद असल आपने मसल ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज मैकार्डल याद रखना है। स्केलेटल मसल को होता है, ये बच्चे फटीग्ड हो जाते हैं एक्सरसाइज के बाद। अब ये जो पंपीज हैं, तो पंपीज क्या करते हैं, हार्ट को पंप करता है, हार्ट को, तो ये कार्डिक एक्टिविटी को कंप्रोमाइज करता है। एंजाइम का नाम अगर आप याद रख लें तो अच्छी बात है, लेकिन ये इतना खास नहीं है। कोरी को इतना मिस कराएं, इसको भी मिस कराएं, इसको भी, ये तीन याद रखें, वॉन गर्की, ग्लूकोज 6 फास्फेटेज, पोम्पी लाइसोसोमल 1,4 ग्लाइकोसाइडेज, और जो मैकार्डल है ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज। ठीक है, मैकार्डल का सिनेरियो बहुत ज्यादा आता है। अब ये देखिए निमोनिक है, जिस तरह वॉन गर्की है हाइपोग्लाइसीमिया करवाता है, पोम्पी जो है वो कार्डियोमेगाली होगी, और जो मैकार्डल है सेकंड विन फिनोमिना, मायोग्लोबिनुरिया आफ्टर एक्सरसाइज। देखिए मैंने आपको बताया ना, तीन ही इंपॉर्टेंट है, तीन ही हाईलाइट। व्हाट आर द मेजर साइड इफेक्ट ऑफ क्लोरमफेनिकोल। इसका जो मेजर इफेक्ट है, ये ए प्लास्टिक और ग्रे बेबी सिंड्रोम कराती है, इसीलिए इसको बंद कर दिया गया। कैन एनीवन टेल मी कि ये 50S राइबोसोम को इनहिबिट करती होगी या 30S? एनी गेस, एनी गेस, गेस क्या नीचे लिखा नजर आ रहा होगा आपको। क्लोरमफेनिकोल 50S राइबोसोमल को इनहिबिट करती है, ठीक है। 30S पे दो ही हैं, ए टी, क्या क्या, अमाइनो ग्लाइकोसाइड और टेट्रासाइक्लिन्स। व्हाट आर द मेजर साइड इफेक्ट ऑफ सोटालोल। सोटालोल बेसिकली क्या होती है, जो ईसीजी में बेसिकली ये जो पोटेशियम इफ्लक्स चैनल्स होते हैं आपकी कार्डियक एक्टिविटी में, ये इनको बंद करता है, तो ये प्रोलॉन्ग हो जाता है। तो क्यूटी इंटरवल बेसिकली समझने इनडायरेक्टली प्रोलॉन्ग करता है, तो ब्रेडिकार्डियास भी कर सकता है। इट एक्ट्स जस्ट लाइक बीटा ब्लॉकर और वर्सन हार्ट फेलियर। सोटालोल आपने पढ़ा, कुछ टाइप्स पढ़ी होंगी एंटी रिथमिक्स की, एक क्लास 1 होती है, एक क्लास 2 होती है, एक क्लास 3 होती है। आप मुझे बता सकते हैं क्लास 1 में क्या होता है? ए, बी, सी। कैन एनीवन टेल मी नेम ऑफ वन ड्रग जो क्लास 1 की ए में आती है, एनी ड्रग, मुझे पता चले आप लोगों को कितनी फार्मा आती है। कोई भी बता सकता है, कोई एक ड्रग का नाम।
जो एंटी एरिथमिक क्लास 1A में आती हैं। एनीवन? किसी को नहीं आती? कोई एक ड्रग का नाम भी नहीं आता? चलो टाइप क्लास बी में बता दो, बी तो पता होगा। आप लोग लगाते होंगे पेशेंट को एनेस्थीसिया देने के लिए, एलपी किया होगा जिंदगी में, कभी कोई लाइन पास की होगी और आपको आपके पीजी ने कहा होगा प्लंजर को पीछे खींचना, ब्लड में ना चली जाए, एरिथमियास कराएगी। यस, लिग्नोकेन क्लास बी में आती है। शाबाश। लिग्नोकेन क्लास बी में आती है। क्लास सी में फ्लेकेनाइड आती है। क्लास वन में डिसोपाइरामाइड प्रोकेनामाइड आती है। ठीक है। अच्छा, क्लास टू में कौन सी आती है? टू में बीटा ब्लॉकर्स आते हैं। क्लास थ्री में कौन सी आती हैं? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं। और क्लास फोर में सोटालोल अमाइडोडोन। ये बच्चों याद किया करो, ये आपको पेपर में आते हैं। नैलक्सोन की एलिमिनेशन प्रोफाइल क्या है? शॉर्ट हाफ लाइफ होती है, 30 to 60 मिनट्स तक। ठीक है, इसलिए पेशेंट दोबारा डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसके बाद है, व्हाट सिंड्रोम डू द डीप साइबर एक्सपीरियंस ड्यू टू रैपिड एसेंट और इनएडिक्वेट डिकम्प्रेशन? इसका सिंपल तरीन बात है, जब ये फौरन डाइव करते हैं ना नीचे, तो क्या होता है कि ये ब्लड वेसल है, तो नाइट्रोजन जो होता है वो ब्लड के अंदर डिजॉल्व हो जाता है। जैसे ये वापस ऊपर जाते हैं तो नाइट्रोजन जब निकलता है तो पीछे बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं, उस जगह पे खला आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल ये आगे हैंड है, तो ये बबल जाके हैंड में स्ट्रक हो जाता है, तो वेसोक्लूसिव क्राइसिस में पेशेंट जाता है, दर्द होता है। तो इसको क्या कहते हैं? कैसन्स डिजीज कहते हैं। ठीक है। नाइट्रोजन नेक्रोसिस क्या होती है कि पेशेंट के, वो सारा इतना डिटेल में लिखा हुआ है, आपके पास नोट्स आ जाएंगे। तो असल चीज यही है कि डिकम्प्रेसिव सिकनेस में क्या है, ज्वाइंट में पेन्स होगा, डिस्निया होगा, जिधर जिधर ये छोटे छोटे क्लॉट्स वो जो बने बबल्स वो जमाएंगे। तो हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी भी आप पेशेंट में देते हैं। पेशेंट है हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीड है, डिस्मेनोरिया, बर्स्टिंग डिस्मेनोरिया, वेजाइनल में ओवरीज नॉर्मल है, यूट्रस टेंडर है। टेंडर यूट्रस के साथ अगर पेशेंट को हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीड हो ना, तो उसका डायग्नोसिस होता है एडिनोमाइसिस। एंड्रोमेट्रियोसिस में ऐसे होता है, फिब्राइड में यूट्रस इरेगुलर होती है। विच वर्टिब्रा रिजल्ट फ्रॉम प्यूनाइल 5 वर्टिब्रा विद अ सेक्शन, उसको सेक्युलराइजेशन कहते हैं, ये कल भी हमने डिस्कस किया था। विच डिमेंशिया सब टाइप क्लासिफाई मायोक्लोनस? चलें जरा आप बताएं, ये जो बच्चे मेरे साथ कल थे इसका आंसर क्या है? मायोक्लोनस के साथ मैंने आपको बताया था अगर डिमेंशिया आए तो क्या सोचना है, जल्दी से मुझे बताएं। सी। चलो, गुड शाबाश। डिमेंशिया के साथ मायोक्लोनस हो तो आपने क्रूड स्पिरिट सोचा, गुड शाबाश। चलो अब मुझे बताओ, डिमेंशिया के साथ अगर पेशेंट को लेस देन 1.5 ईयर्स है और पार्किंसन है, फिर क्या सोचोगे? अभी उसके पार्किंसन को डायग्नोस हुए 1.5 साल भी नहीं हुआ, फिर क्या सोचोगे? लीवी बॉडी डिमेंशिया, शाबाश। और एक पेशेंट है जिसको, आप मुझे बताओ, एक पेशेंट है जिसको एटेक्सिया है, कंफ्यूजन है, ऑप्थेल्मोप्लीजिया है, कन्फेबुलेशन है और डिमेंशिया है। ये क्या है? व्हाट इज दिस? 5 चीजें, ये क्या है? नहीं, इसका नाम मुझे बताएं। अल्कोहल वाला तो है, गुड शाबाश। थायमीन डेफिशिएंसी, शाबाश। इसका मतलब आप लोगों को समझ आती है। पेशेंट सडन ऑनसेट हेडेक है, डिस्क्राइब वर्स्ट हेडेक ऑफ द लाइफ, और जब भी वर्स्ट हेडेक का सिनेरियो हो आगे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, दिस इज सब रेकग्नाइज्ड हैबिट। गिने चुने से कुछ काजेज हैं, वैल्यू एनालिज्म अगर दिया हो तो उसी को चूज करें। अच्छा, इसमें याद रखना है, गोल्ड स्टैंडर्ड इसमें एंजियोग्राफी होती है। शुरू में आप पेशेंट का सीटी करते हो, सीटी पे अगर पिक ना हो तो 12 घंटे बाद आप पेशेंट का एलपी करते हो। एलपी में क्या नजर आता है? एलपी में क्या नजर आता है? सब रेकग्नाइज्ड हेमरेज में बिलेड ओपन जो होती है वो टॉप ऑफ द आ जाती है, तो जेंथोक्रोमिया, जेंथोक्रोमिया इसको कहते हैं। If the uterosacral ligament is damaged, which ligament primarily connect the cervix to the pelvic body? मैंने पहले बताया था, ये सर बेसिकली आपकी यूट्रस है,
और ये पेल्विक वॉल है साइडों पे। तो साइडों पे जो इसको कनेक्ट कर रहा होता है वो कार्डिनल लिगामेंट होता है, उसको कहते हैं सर्विक्स को कनेक्ट करता है। पीछे जो कनेक्ट करता है यूट्रोसैक्रल होता है, ठीक है। तो ये कार्डिनल लिगामेंट फिर उसको में सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और ये इसमें यूट्रस की आर्टरीज होती हैं, इसी में यूट्राइन आर्टरी यूरेटर भी आ रहा होता है उधर के, इसी में बाद ये भी डैमेज हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग GI हार्मोन इज नॉट इनहिबिटेड बाय सोमैटोस्टेटिन? वैसे तो सारे ही इनहिबिट होते हैं, लेकिन मोर्टलिन एक वाइड है जो नहीं होता। विच इज अ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मेजर टॉक्सिसिटी ऑफ क्लोरमफेनिकोल? ये वो दोबारा आ रहा है, एप्लास्टिक एनीमिया ऑफ 50S राइबोसोम को इनहिबिट करता है। क्यों कार्बामेज़ापिन को निफेडिपिन को कॉशियस यूज करें? क्योंकि कार्बामेज़ापिन ऑटो इंड्यूसर है, ऑटो इंड्यूसर। तो ये इसके लेवल्स को कम कर देगी और अपने लेवल्स को भी कम कर देगी, ठीक है। निफेडिपिन के मेटाबॉलिज्म को कम कर देगी। कहता है विच कैस्पेसिस इनिशिएट एपोप्टोसिस? तो वो बेसिकली कैस्पेसिस 8 होते हैं और कैस्पेसिस 9 होते हैं। ये अब एक इंफॉर्मेशन बेस एमसीक्यू है। 8 वाले एक्सट्रिंसिक पाथवे को फैस्ट लाइगेंड वाला, फैस्ट लाइगेंड को सिंपल से याद रखें, सुराख बना के उसके अंदर से मसाला डाल देना, दिस इज फैस्ट लाइगेंड पाथवे। और जो 9 वाला होता है वो साइटोक्रोम C के थ्रू होता है, उसमें बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया से BCL2 रिलीज होता है और वो आगे जाके कैस्पेसिस को एक्टिवेट करता है, वो एक इनडायरेक्ट पाथवे है। इसी BCL2 की ओवर एक्सप्रेशन होती है, बेसिकली अंडर एक्सप्रेशन समय में मेल फंक्शनिंग होती है फोलिकुलर कार्सिनोमा में, ठीक है। तो ये जो एपोप्टोसिस का पाथवे होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, सेल ओवर ग्रोथ करते हैं। विच ट्यूमर मार्कर कॉमनली एलिवेटेड इन ओवेरियन? तो CA125C। बोथ जीन्स इक्वली एक्सप्रेस्ड हो फिनोटाइप में विदाउट वन मास्किंग अदर, जिस तरह AB ब्लड ग्रुप सिस्टम है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको को डोमिनेंस कहा जाता है, इस कॉन्सेप्ट को। Identify the non-lactose fermented organism that causes a UTI associated with a Sturgeon stone. तो नॉन लैक्टोज फर्मेंटर जो के ये वाले स्टोन्स करवाता है वो प्रोटियस है। वैसे जो लैक्टोज फर्मेंटर्स हैं वो आपको याद हो वो कौन कौन से होते हैं? इकोलाई, इकोलाई, सिलेशिया, ये सब लैक्टोज फर्मेंटर्स हैं। इनके लिए एगर कौन सा होता है? किसी को याद है इसके एगर का नाम? ये लैक्टोज फर्मेंटर्स ऑर्गेनिज्म को ग्रो करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में आपने पढ़ा होना है। मैकेंकी एगर, शाबाश। विच विटामिन एक्ट कोएंजाइम? कोएंजाइम के तौर पे एक ही कोएंजाइम इन मल्टीपल रिएक्शंस, हाँ, ट्रांसएमिनेशन और डी ट्रांसएमिनेशन। ये जो ALT और AST वाला पाथवे है, इसमें जो कोएंजाइम यूज होता है वो विटामिन B6 है। ये रफी में पता है गलत की इसकी बनी हुई है। पेशेंट है उसको कॉर्नियल वेस्कुलराइजेशन है, विटामिन में सिंपल सी बात है, कॉर्नियल वेस्कुलराइजेशन का सिनेरियो हो तो चुप करके राइबोफ्लेविन को चूज कर दे। इसका निमोनिक मैंने क्या बताया था? टर्न, B1, B2, B3, थायमीन, राइबोफ्लेविन और नियासिन। तो B2 से याद रखना है कि ये कॉर्निया में वेस्कुलराइजेशन को मसला करता है। In a caudal epidural block, the base of anatomical triangle used to locate the sacral hiatus is formed by which landmark? कहता है तो वो बेसिकली पोस्टीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन, आप लोग LP तो करते ही होंगे, तो LP के अंदर भी आप इसी को यूज करते हैं। पेशेंट है टोटल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी है, उसको इंसिजन दे रही है। मोस्ट एप्रोप्रिएट एनेस्थीसिया टेक्निक पोस्ट ऑपरेटिव सोमैटिक पेन रिलीफ के लिए क्या हो सकती है? ट्रांसवर्स एब्डोमिनस प्लेन ब्लॉक उसको देंगे, जिधर इंसिजन लगाना है उधर ही ये एक पेन रिलीफ में मदद कर सकती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर गायनी पॉइंट ऑफ व्यू, वैसे एनेस्थीसिया में भी इंपॉर्टेंट है ट्रांसवर्स एब्डोमिनस ब्लॉक। पेशेंट है हैवी ब्लीड है, डिस्मेनोरिया, आप देखिए यूट्रस रिट्रोवर्टेड है और यूट्रोसैक्रल लिगामेंट टेंडर और नोडुलर है। आप देखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यंग पेशेंट है, पेन मेंस्ट्रुस के अंदर अगर हो रहा हो और ये टेंडर हो लिगामेंट्स, तो इसका मतलब क्या है कि एंडोमेट्रियल टिश्यू चला गया है इनटू द बेसिकली किसी और जगह, दिस इज एंडोमेट्रियोसिस। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, हालांकि मैंने अरसा हो गया गायनी पढ़ी हुई है, बट आई जस्ट रिमेंबर फ्यू बज वर्ड्स। और कोई भी मुझे गायनी का सिनेरियो आगे पीछे से आए ना, अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब थोड़ा बहुत मैं पिक कर लेता हूँ। इतना अच्छा तो नहीं, मैं कोई गायनी का कंसल्टेंट तो हूँ नहीं, बट स्टिल
सो आपको भी कॉन्सेप्ट आपने क्लियर करने होते हैं। जैसा अब ये, अगर एक पेशेंट है जिसको हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीड है, डिस्मेनोरिया है, ठीक है, और ओल्ड एज है, यूट्रस उसकी बॉगी फील हो रही है, दिस इज लाइकली सिनेरियो ऑफ एडिनोमायोसिस। लेकिन अगर हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीड है, एनीमिक है, यूट्रस इरेगुलर है, दिस इज फिब्राइड। डायबिटिक पेशेंट है, नाउ कंप्लेन ऑफ बर्निंग मैच्योरेशन। यूटीआई किस डायबिटिक से होता है? डेपा और एनाग्लिफलाजोन से होता है। ये एम्पुटेशन में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। जिस मरीज की बिलो लेग इम्पुटेशन आपको सस्पेक्टेड हो उसको नहीं देते। कहता है सिजेशन इंजेक्शन ऑफ लिकोराइस, कॉर्टिसोल एक्सेस की तरह ये एक्ट करता है। विच एंजाइम डज लिकोराइस इनहिबिट? तो ये 11 बीटा डिहाइड्रोजिनेज टाइप 2 को इनहिबिट करता है। असल में गेम सारी क्या होती है, ये एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है कॉर्टिसोल को इनएक्टिव करने में। मतलब ये कॉर्टिसोल है ना, उसको ये इनएक्टिव करता है, तो इससे कॉर्टिसोल के लेवल रेज रहते हैं। तो मिनरलोकार्टिकाइड को आपको पता है कॉर्टिसोल मिनरलोकार्टिकाइड के रिसेप्टर पे भी एक्ट करते हैं, जिसकी वजह से एल्डोस्टेरॉन का एक्शन भी ज्यादा हो जाता है। तो इन पेशेंट में क्या सिनेरियो होता है, एक बच्चा आया आपके पास, उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है और उसका पोटेशियम कम है, एल्डोस्टेरॉन के लेवल आपने करवाए हैं वो भी कम है, रेनन भी कम है, बच्चा स्ट्रीट बॉय है, इस तरह का सिनेरियो। तो आप कहेंगे यार एल्डोस्टेरॉन काम तो कर नहीं रहा, कौन सी एक चीज है जो कि इस सिनेरियो में फिट इन हो रही है? तो दो ही बच्चा थी आपके पास, क्या क्या, या तो लिडल डिजीज है या लिकोडाइस है। लिडल पता है, मैं उसे बताया था इनएक चैनल वाला, उसमें भी ऐसे ही होता है। तो पेशेंट को ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा, एल्डो रेनन कम हो जाएंगे, जाहिर सी बात है, ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा तो रेनन के लेवल कम होंगे, रेनन कम होगा तो एल्डोस्टेरॉन भी कम होगा। ठीक है। सो ये आपने इस तरह फिर लिकोडाइस का कोई ना कोई क्लू दिया होगा, बर्फ खाता था या जो भी है। समझ आ गई ये बात? पेशेंट एनाफिलैक्सिस है और विद अ मिनट पेनिसिलिन आपने दी है। व्हाट इज द अंडरलाइंग मैकेनिज्म? तो ये क्या होता है, बेसिकली पेनिसिलिन को पहले एलर्जिक था, आपके ब्लड वेसल के अराउंड मैश सेल्स पड़े हुए हैं, वहाँ पे आईजी रिसेप्टर्स होते हैं, वहाँ पे पेनिसिलिन जाके लगी, मैश सेल डिग्रेनुलेट हुए, हिस्टामिन रिलीज हुई, उसने आके भाई ब्लड वेसल को डायलेट कर दिया और ब्रोंक्यूल्स को कंस्ट्रिक्ट कर दिया। तो आईजीई मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन दिस इज। समझ आ रही है मेरी या नहीं? थोड़ा सी ब्रेक लेते हैं बीच में। एनी क्वेश्चन? मेरी क्लास के समझ आती है आप लोगों को या नहीं? आती है? आप लोग ग्रुप के अंदर क्यों नहीं फीडबैक देते? आपसे पूछते होते हैं और आप लोग उधर कंजूसी का मुजाहरा करते हैं, पता नहीं क्यों। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डिप्थीरिया वैक्सीन? डिप्थीरिया की वैक्सीन में क्या होता है, जिससे डिप्थीरिया के अंदर एक टॉक्साइड होता है जस्ट लाइक अ टॉक्सिन, लेकिन ये डीनेचर टॉक्सिन होता है। ठीक है, उसको टॉक्साइड कहते हैं। वो क्या करता है, बॉडी को स्टिमुलेट करता है, एंटीबॉडीज बनाने में। तो टॉक्साइड होता है असल में जो कि डिप्थीरिया का यूज होता है, वो एंटीबॉडी। डिप्थीरिया में याद रखिएगा, टिपिकल सिनेरियो होता है, फीवर होता है बच्चे को, सोर थ्रोट होता है और व्हाइटिश मेम्ब्रेन होती है, साथ सर्वाइकल लिम्फ नोड्स होते हैं।
फिर आपको सिनेरियो बन जाता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, क्योंकि ये मायोकार्डाइटिस करवाता है ना, तो ये बड़ा नोटोरियस है, बच्चों की डेथ भी करवाता है डिप्थीरिया। इसलिए जब भी बच्चा सोर थ्रोट के पास साथ आया करे ना आपके पास, तो उसका मुंह खोल के देख लिया करें। और न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज भी आप देते हैं, मतलब ये बूस्टर वैक्सीन हर 10 साल बाद देनी चाहिए, लेकिन कोई भी नहीं पाकिस्तान में देता। Which antibody is most commonly associated with the cholestatic disease? ये amoxicillin वैसे most common है। अच्छा amoxicillin उससे ज्यादा common है। अच्छा most common सॉरी एरिथ्रोमाइसिन है। अमोक्सी भी अलबत्ता करवाती है, माइल्ड एलिवेशन करवाती है। इस अमोक्सी से कहता है कि इसमें आप यहाँ पे माइल्ड ट्रांसफॉर्मेशन कहती है। ठीक है, एरिथ्रोमाइसिन वैसे कॉमन है, ये तो वाकई एमसीक्यू हमारा थर्ड ईयर के लेवल पे था। पेशेंट है मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन है, इलेक्ट्रोलाइट एब्नॉर्मलिटी उसने डेवलप कर दिया, विच कॉम्प्लिकेशन मोर एक्सपेक्टेड? ट्रांसफ्यूजन में क्या होगा? ट्रांसफ्यूजन में बेसिकली सेल्स हैं, सेल्स टूटेंगे, उनके अंदर पोटेशियम है, हाइपरकैलेमिया इज मोस्ट कॉमन। कहते हैं वुमेन है प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज है, बट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर लाइक ग्लाइसेमिक कंट्रोल फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर। बेस्ट अगर आपसे पूछा जाए तो इंसुलिन है। इंसुलिन से अगर नहीं काम चलता तो फिर थर्ड ट्राइमेस्टर में वही बेस्ट है, अदरवाइज फिर मेटफॉर्मिन। डाउन सिंड्रोम का सिनेरियो बार बार आता है, उसमें मैंने आपको बताया था बाय हाई। ठीक है, बाय हाई का मतलब यह है कि 21 के करीब 22 होता है। ट्राइसोमी 21 के अंदर हाई से याद रखें बीटा एच सी जी और इनहिबिन, इन दोनों के लेवल ज्यादा होते हैं। बाकी जो इस्ट्रोजन है और अल्फा फीटोप्रोटीन है, इनके कम होते हैं। असल में आपके प्रेगनेंसी के दो टेस्ट होते हैं, एक होता है क्वाड्रुपल स्कैन, लास्ट ट्राइमेस्टर में होता है, एक सेकंड में कराते हैं ट्रिपल स्कैन। फर्क सिर्फ ये है कि इनहिबिन ऐड हो जाता है। अब ये आप देखें, ये ट्रिपल स्क्रीनिंग, ये आपका क्वाड्रुपल स्क्रीनिंग है। ठीक है, तो इसमें ये देखें बाय हाई दो ज्यादा होंगे, बाकी दोनों कम। ठीक है, और एसोसिएशंस आपको पता होने चाहिए, डाउन की एट्रीजिया के साथ, हर्शबर्ग डिजीज के साथ, हाइपोथायराइड के साथ। मीक सिंड्रोम इज अ ट्रायड ऑफ एसाइटिस, pleural effusion, benign ovarian tumor with resolution of symptom after removal। तो क्या है, मीक सिंड्रोम में बिनाइन ओवेरियन फाइब्रोमास है, एसाइटिस और pleural effusion है। और ये कंफर्म होता है जब आप ट्यूमर को रिमूव करते हैं, खुद बहुत ठीक हो जाता है। व्हाट फॉर्म्स द मीडियल बॉर्डर ऑफ इशियोरेक्टल फोसा? ये इशियोरेक्टल फोसा है, ये बेसिकली आपकी विशेंगल कैविटी आगे आपकी यूरिथ्रा। ठीक है, तो ये जो इसकी मीडियल बाउंड्री बना रहे होते हैं लिवेटर एनाई मसल्स होते हैं। लेटरल वॉल में ऑब्चुरेटर इंटरनल सुपरडेंटल कैनाल होती है, इसी में ही पास औकात एनेस्थीसिया भी दिया जाता है। इसके कंटेंट में फैट होता है, हेयर फॉलिकल होते हैं, यहाँ पे एब्सेसिस बनती हैं। कहता है पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट को सीवियर एब्डोमिनल पेन हो गया, इमेजिंग में क्या है, हाइड्रोनेफ्रोसिस आ गया। लेकिन ये एक सिनेरियो है, तो गायनी में ना एक ही मसला है जिसमें यूरोलॉजी वालों के साथ इतना पड़ा होता है, वो यही होता है कि जब भी यूरिटर्स को रिमूव करते हैं, पीछे से यूरिटर उड़ जाता है। तो यूरिटर को क्लैम्प कर नहीं किया होगा, लाइगेट कर दिया होगा, यूरिटर लाइगेशन कर दी होगी थ्रू विच नर्व। और इनके सिंपोजियम इसीलिए चलते रहते हैं पूरी हमें भी अरसा हो गया देखते हुए, गायनी वाले यूरोलॉजी वालों के साथ सिंपोजियम कर रहे होते हैं कैसे इसको प्रिवेंट करना है। थ्रू विच नर्व डज द पेन सेंसेशन फ्रॉम द पेरिनियल ट्रैवल? पी से याद रखे पेरिनियम से पेडेंडल लेके जाती है। सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच के अंदर बल्बो स्पोंजियस मसल, इश्यू कैवर्नस मसल, सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरानाई, ये फीमेल्स के अंदर सिर्फ यही होता है। और बार्चलन ग्लैंड्स फीमेल में ज्यादा होते हैं वैसे। डीप के अंदर डीप पेरिनियल मसल्स होते हैं, ये आपसे पूछे जाते हैं अक्सर, सुपरफिशियल में कंटेंट क्या क्या है और डीप्स के कंटेंट क्या क्या है। ड्यूरिंग न्यूरल ट्यूब, न्यूरल पोर्स का क्लोजर कब होता है? ये अप्रोक्सीमेटली फोर्थ वीक पे होता है, 24 to 25 में एंटीरियर न्यूरल पोर्ट का। अगर इसकी क्लोजर ना हो तो उससे क्या होता है, एनेंसेफेली। और पोस्टीरियर न्यूरल पोर्ट 26 to 27 डे पे क्लोज होते हैं, और अगर इनका क्लोजर ना हो तो फिर क्या होता है, एनीवन स्पाइना बाइफिडा। ठीक है, पेशेंट है रिकरेंट एपिस्टेक्सिस है, ब्लीडिंग उसको हो रही है माइनर कट्स के बाद, लैब्स में प्लेटलेट नॉर्मल है, पीटी नॉर्मल है, स्लाइट रेंज एपीटीटी है। एपीटीटी अगर किसी का ज्यादा हो और ब्लीडिंग टाइम ज्यादा हो, ठीक है, तो जिंदगी में आपने एक ही सिनेरियो याद रखना है जिसमें ये होता है चीजें दोनों, ब्लीडिंग भी ज्यादा और एपीटीटी और पीटी नॉर्मल हो।
ये एक डिजीज है, दिस इज वॉन विलिब्रेंट डिजीज। ये ऑटोसोमल रिसेसिव भी है, ऑटोसोमल डोमिनेंट भी है, ये डिस्पाइट ऑफ द एजेस। लेकिन जो होता है ना हेमोफीलिया, उसमें सिर्फ एपिडिडिस ऐसा होता है, प्लेटलेट्स को कुछ नहीं होता, ब्लीडिंग टाइम बिल्कुल ठीक होता है, वो सिर्फ डीप ब्लीड के साथ पेशेंट आता है। ठीक है, इसमें आप डायग्नोस्टिक क्या है, रिस्टोसिन को फैक्टर से फेल टू इंड्यूस द प्लेटलेट एग्रीगेशन, इस वजह से रिस्टोसिन क्या करता है, ये आपके पास प्लेटलेट्स है ना, और ये वॉन विलिब्रेंट फैक्टर है, तो ये कहाँ पे होती है, ग्लाइकोप्रोटीन 1b। 1b इस वॉन विलिब्रेंट फैक्टर के साथ बाउंड होती है, तो पेशेंट को मतलब होम्योस्टेसिस होता है। अब आप मुझे एक बात बताएं, इस तरह तो दो मसले हो गए, ग्लाइकोप्रोटीन 1b की अगर डेफिशिएंसी है, पर एक पेशेंट में वॉन विलिब्रेंट डिसीज की डेफिशिएंसी है, तो आप कैसे उसको डिफरेंशिएट करेंगे कि यार किसका मसला है, कोई बता सकता है? जो रिस्टोसिन टेस्ट होता है ना, वो करवा देता है होम्योस्टेसिस इन केसेस ऑफ बेसिकली बर्नार्ड सोलियर में, जिसमें ग्लाइकोप्रोटीन 1b की डेफिशिएंसी होती है, लेकिन बर्नार्ड वॉन विलिब्रेंट डिजीज में बिल्कुल नहीं होती। तो ये दोनों का ऐसे को डिफरेंशिएट करने का आसान तरीन तरीका है। ठीक है, आजकल तो आसान हो गई है, लैब्स आजकल वो सब कुछ खुद ही करके हेमाटोलॉजी वाले कर देते हैं, बता देते हैं क्या डायग्नोसिस है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द ड्रग रिसेप्टर रिलेशनशिप, एटिनोलोल जो कि बीटा ब्लॉकर है, इंड्यूस ब्रेडिकार्डिया, और प्रोटामिन रिवर्सल ऑफ हेपरिन, ये भी उसका ब्लॉकर है। ये केमिकल एंटागोनिज्म होता है बेसिकली। ठीक है, दिस इज अ क्लासिकल एग्जांपल वेयर नो रिसेप्टर इज इन्वॉल्व, इन कंट्रास्ट। अच्छा, जो प्रोटामिन रिवर्सल हेपरिन का ये केमिकल है, जो एटिनोल ब्लॉक कर रही है वो फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिज्म है। तो ये इस क्वेश्चन में प्रोटामीन का आप पूछ रहे हैं। व्हाट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटिंग कैंडिडियासिस? टॉपिकल अगर आपसे पूछा जाए तो निल्स्ट्रेटन है, आप लोगों ने दिए भी होने हाउस चार्ट में। और अगर ओरल पूछा जाए तो फ्लूड्रम की टैबलेट है, जिसमें फ्लूकोनाजोल होती है। इस फ्लूकोनाजोल का क्या एक एडवर्स इफेक्ट है, एनीवन? हाउस चार्ट में आपने 12 महीने की है, किसी ना किसी मरीज को फ्लूड्रम दे के कोई टेस्ट तो करवाया ही उन्हें। तुक्का लगा दें, कौन से ऑर्गन को डैमेज करती है फ्लूकोनाजोल? शाबाश, लिवर को, एलएफटीज रिअरेंज करती है। 72 ओल्ड पेशेंट है, न्यू ऑनसेट हेडेक है टेम्पल्स के ऊपर, और ईएसआर रेज्ड है। टेम्पल्स में पेन हो 50 साल की औरत को तो टेम्पोरल आर्थराइटिस आपको सोचना है, 50 से कम हो तो जो है टेकियासो आर्थराइटिस। पेशेंट को फीवर, हाइपोटेंशन, ऑर्गन डिसफंक्शन के साइन है। तो सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के साथ क्या बेसिकली अकर्स हो रहा है, इसमें ये सेप्टिक शॉक में जा रही है हाइपोटेंशन होने की वजह से। व्हाट इज द क्रूशिएट एनास्टोमोसिस एंड व्हाट आर इट्स क्लिनिकल और सर्जिकल इम्प्लीकेशन? मतलब ये उनको कहा जाता है क्रूशिएट एनास्टोमोसिस जो कि हिप जॉइंट के अराउंड होता है। और ये डायबिटिक पेशेंट है, वोमिटिंग है, डीके के, लो पीएच है, और दो बाइकार्ब्स है, हाई एनाइन गैप है। तो व्हाट इज द लाइकली एसिड बेस डिसऑर्डर? ये तो बच्चों का एमसीक्यू था, हाउस जॉब या मेरे ख्याल में लो पीएच के साथ अगर जब भी सब बाइकार्बोनेट भी कम हो, तो दिस इज, इसको दिस इज क्या है, इसको हैगमा कहते हैं, हैगमा, हाई एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और इसके काजेज क्या होते हैं, इसका निमोनिक किसी को याद है? मड पाइल्स, कोई पूरा करेगा इस मड पाइल्स को? एक मैं बता देता हूँ, मेथनॉल। यू से क्या होता है, यूरेमिया, डीके, फिनोल्स,
आइंस, लैक्टिक एसिड, इथाइलिन, सैलिसाइलेट। चलो सारे मैंने पूरे कर दिए। के बाद है यूरोजेनिक डायफ्राम अटैचेस टू द लेटरल पेल्विक वॉल बाय ischial बोन। अच्छा, किस तरह अटैच होता है इशोपुबिक रेमाई और ischial बोन के साथ? नर्व सप्लाई आपको पता होनी चाहिए। इशोपुबिक रेमाई मतलब ये डायफ्राम है, यूरोजेनिक डायफ्राम, इसको आगे पीछे से कौन अटैच कर रहा है? टिपिकल सिनेरियो होता है बोन अटैच कर रही है, ischial बोन असल में। डज द स्यूरल नर्व सप्लाई द मीडियल थाई? स्यूरल नर्व ब्रांच किसकी होती है, किसी को पता है? फेमरल नर्व की। ये आपकी टांग है ना, तो टांग में ये फेमरल आगे तक आती है, फिर ये मीडियल साइड पे आ रही होती है और स्यूरल के साथ ही ग्रेट सेफनस वेन जा रही होती है। अक्सर ये पेपर में आता है स्यूरल नर्व, बच्चे समझते हैं यार ये ब्रांच है शैटिक नर्व की। शैटिक की ये नहीं है, ठीक है। और ये आपने याद रखना है प्योर सेंसरी नर्व है। और इट फॉर्म फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ टिबियल, इट सप्लाई द पोस्टीरियर डिस्टल थर्ड ऑफ द थाई और लेटरल बॉर्डर ऑफ द फुट। सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी, दिस इज नॉट स्यूरल, दिस इज सेफनस। सेफनस जो मैं ये ड्रॉ की ना, ये सेफनस होती है, ये मीडियल लेग को सप्लाई करती है। जो स्यूरल होती है ये शैटिक की ब्रांचेस में से आती है। और ये क्या करती है? पोस्टोलेटरल थाई को सप्लाई करती है। स्यूरल लेटरल फुट को भी सप्लाई करती है। ओवेरियन आर्टरी ब्रांच किस मेजर वेसल की है? तो ये एब्डोमिनल एओर्टा से आती है। एब्डोमिनल एओर्टा से ये सप्लाई कर रही होती है TL1 के लेवल से। और ये सस्पेंसरी लिगामेंट में, इसके बारे में एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता था, ये यूट्रस है ना, ये ओवरीज है। मुझे कोई बता सकता है ये कौन सा लिगामेंट है और ये कौन सा लिगामेंट है? ए वाले को क्या कहते हैं? ए वाले को कौन सा लिगामेंट? ये लेटरल पेल्विक वॉल है। चल, एनी स्टूडेंट, ए वाले को कौन सा लिगामेंट कहते हैं? सस्पेंसरी। शाबाश। और बी वाले को क्या कहते हैं? ओवेरियन, आई थिंक सो। शाबाश, ठीक है। और इसी सस्पेंसरी के अंदर आर्टरी पड़ी होती है, इसी में टॉर्जन होता है। इनफर्टिलिटी इज डिफाइंड फेलियर टू कंसीव आफ्टर हाउ मेनी लॉन्ग? वही एमसीक्यू रिपीट रहा है। अगर 35 से कम एज है तो 12 मंथ्स, और 6 मंथ से कम अगर एज उसकी 35 से ऊपर है तो इसको इनफर्टिलिटी डिफाइन करना है। एंडोमेट्रियोसिस मैंने बता दिया। एंडोमेट्रियाइट टिश्यू किसी भी जगह है। पता है बाज औकात एंडोमेट्रियाइट टिश्यू, मैंने एक समय अपनी पीडीशिप में केस किया था। पेशेंट थी, उसको ना मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ एपिस्टेक्सिस होता था। तो फिर मैंने केस रिपोर्ट एक पढ़ी, कैटामीनियल एपिस्टेक्सिस, आप भी पढ़िएगा। उसमें एंडोमेट्रियाइट टिश्यू नेजल कैविटी में चला गया था। कौन सी कैंसर की ड्रग हीमोचूरिया कराती है? साइक्लोफॉस्फामाइड करवाती है, मेसना। व्हाट फ्लूइड कंपार्टमेंट चेंजेस अकर्स इन एनासार्का? इंक्रीज इंट्रासेलुलर फ्लूइड विद अ नॉर्मल और डिक्रीज इफेक्टिव प्रेशर। बेसिकली आपको एनासार्का में क्या होता है कि यहाँ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा हुआ हुआ, यहाँ ऑनकोटिक प्रेशर कम। लेकिन आपको पता है हार्ट जब काम नहीं कर रहा तो ब्लड के पीछे पूलिंग हो रही है वेन्स के अंदर। दीज आर बेसिकली सर्कुलेशन। ये आर्टरी है, ये वेन्स है। तो वेन्स में जब पूलिंग होगी तो प्रेशर बिल्डअप होगा। तो एनासार्का में अगर हार्ट की वजह से हो रहा होता है तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, तो ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है, ऑनकोटिक प्रेशर, सर्कुलेटरी वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो ECF के वॉल्यूम एनासार्का में असल में एक वेग सा सिनेरियो था। अगर आपने एक कॉन्सेप्ट जिंदगी में याद रखे ना अडीमा को समझने के लिए, कि देखिए नॉर्मली दिस इज योर ब्लड वेसल, और ब्लड वेसल के अंदर एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है और एक उसका ऑनकोटिक प्रेशर है। इसी तरह इंटरस्टिशियल फ्लूइड का एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, एक ऑनकोटिक प्रेशर है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फ्लूइड को बाहर भेज रहा है, ऑनकोटिक अंदर रख रहा है। अगर आप, और इसी तरह इधर से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अंदर भेज रहे हैं फ्लूइड को ब्लड वेसल के, और ऑनकोटिक प्रेशर अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो अडीमा, अगर आपसे कोई पूछे अडीमा को कौन कौन चीज कर सकती है, तो आप कहेंगे ब्लड वेसल का जो ऑनकोटिक प्रेशर है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, अगर वो ज्यादा हो गया तब ज्यादा फ्लूइड बाहर आएगा, ठीक है। या अगर किसी पेशेंट का ऑनकोटिक प्रेशर ड्रॉप हो गया ब्लड के अंदर तो तब भी एडीमा होगा। क्या आप लोगों में से कोई मुझे बता सकते हैं इंटरस्टिशियल में ऐसी क्या चेंजेस आए तो फ्लूइड सारा खींच के बाहर आ जाएगा? इसी डायग्राम को देखें आप। एक तो क्या हो, अगर किसी पेशेंट का ऑनकोटिक प्रेशर ज्यादा हो जाए, इंटरस्टिशियम में कोई ऐसी कंडीशन आपने पढ़ी है अभी तक
जिसमें ऑनकोटिक प्रेशर इंटरस्टिशियम का ज्यादा होता है और मरीज की जिस्म में पानी इकट्ठा हो जाता है। एंडोक्राइन का एक डिसऑर्डर है और नॉन फिटिंग एडीमा होता है। अब बता दो। साथ ब्रेडिकार्डिया होता है, साथ मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज होते हैं। हाइपोथायराइड मिक्स्ड एडीमा जो होता है असल में इसी वजह से होता है। विच एंटीरिट्रोवायरल मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद द टिंगलिंग सेंसेशन हैंड्स और फीट के अंदर, वो डाइडेनोसिन और ज़ाडोबाडीन होती है। Which antibiotic commonly causes bloating और abdominal फ्लैटुलेंस? वो अल्फा ग्लूकोसाइडेज, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म को रोकती हैं, जिसकी वजह से कार्ब्स इंटेस्टाइन्स में बिल्ड अप हो जाते हैं। फिर ये फीचर्स आते हैं। व्हाट इज अ लिंक बिटवीन क्रोनिक पेंक्रेटाइटिस और विटामिन डी डेफिशिएंसी? क्रोनिक पेंक्रेटाइटिस क्या करता है, जितने भी एंजाइम्स हैं जो कि फैट सॉल्युबल विटामिन को जिन्होंने एब्सॉर्ब करवाना होता है, उनके लेवल्स कम हो जाते हैं, तो स्टीटोरिया होता है पेशेंट। सारे फैट सॉल्युबल विटामिन, और इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट भी है फीकल इलास्टेज लेवल। प्लस एंजाइम ये देते हैं पेशेंट को जो जिसमें रिप्लेसमेंट होती है। पेशेंट है उसको सॉफ्ट मोबाइल पेनलेस स्वेलिंग है फोर हेड के ऊपर। पेनलेस स्वेलिंग और मोबाइल हो तो ये लाइपोमा ही होती है। पोस्टीरियर एसिटिबुलर फ्रैक्चर, मैंने आपको बताया था जब भी आपको फीमर का फ्रैक्चर आएगा तो आपने शैटिक नर्व सोचनी है, जब भी आपको ह्यूमरस का आएगा तो एक्सिलरी नर्व सोचनी है। पेशेंट को स्टैब वुंड है पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक के अंदर, ठीक है। विच इंजरी मोस्ट लाइकली ट्रेपीजियस मसल की वीकनेस, वो ट्रेपीजियस होगा। एसेसरी नर्व होगी। स्टर्नोक्लेडोमास्टाइड की भी हो सकती है। क्रोनिक स्मोकर है, सिम्टोमेटिक रिलीफ सल्ब्यूटामोल से उसको हो रहा है, तो सल्ब्यूटामोल क्या है, अगर उसको हो रहा है तो ये रिवर्सिबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, ये एस्थमा को सजेस्ट करती है। मैंने आपको बताया था ना जितने भी ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है उनमें दो होते हैं, एक एस्थमा और एक सीओपीडी। सीओपीडी में दो आते हैं, एम्फाइसीमा और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। इनमें डिफरेंस ये है, ये रिवर्सिबल है और ये रिवर्सिबल। पेशेंट है क्रेनियल नर्व 7 की पॉलिसी है, लॉस ऑफ सेंसेशन राइट आर्म आफ्टर सस्पेक्टेड स्ट्रोक इन मालिंडा एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। तो कहता है कि व्हाट इज लाइक एक्सप्लेनेशन। देखिए पेशेंट को क्रेनियल 7 उड़ गई, 7th जो कि पोन्स में थी, और ये उसने नहीं बताया किस साइड की हुई है। सेंसेशन राइट आर्म की उड़ी है, मतलब अब ये देखिए पेशेंट है राइट आर्म की सेंसेशन उड़ी है और फेशियल नर्व की हो गई है। तो लाइकली एक्सप्लेनेशन क्या आप, ये थोड़ा सा वेग सिनेरियो है जी, इंफीरियर सेरिबेलर पोन्स की बेसिकली इन्वॉल्वमेंट है, और थोड़ा सा वेग सिनेरियो है कि उसको देना चाहिए था फेशियल नर्व किस साइड की हुई है। इसमें लाइकली राइट साइड की होगी, लोअर मोटर न्यूरॉन पॉलिसी होगी। इप्सिलेटरल फेशियल और कॉन्ट्रालेटरल, सॉरी कॉन्ट्रालेटरल इसमें होनी चाहिए। ये क्रॉस हेमिप्लीजिया होगा। फेशियल नर्व इसकी लेफ्ट साइड की होगी और वीकनेस अपोजिट साइड की होगी, इसको क्रॉस हेमिप्लीजिया। जिस तरह आज मैंने अपनी पीजीशिप में एक सिनेरियो देखा है, आप लोग मुझे बता सकते हैं जितना मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। मेरे पास एक मरीज आज आया है, उसको ना वीकनेस थी लेफ्ट साइड की, एंगल ऑफ माउथ उसका लोअर साइड से डेविएटेड था, लेफ्ट साइड की वीकनेस थी, और राइट जो प्यूपल था ना, राइट आई थी, वो उसकी डेविएटेड आउट थी, आउट डेविएटेड थी, मतलब मेजर डक्टस काम नहीं था उसका कारण। तो कौन सी पॉलिसी थी ये, किस जगह की? जो पुराने स्टूडेंट्स हैं मुझे बता सकते हैं। जितनी क्लास मैंने आपकी उस दिन ली थी 15 मिनट मैंने इस लेक्चर पे लगाए हैं। वीकनेस लेफ्ट साइड की है, और मैं खुद ही बता देता हूँ कि आई अगर उसकी लेफ्ट साइड पे गई हुई है, मीडियली नहीं मूव करे, तो मीडियल रेक्टस उड़ गया। तो मीडियल रेक्टस का क्या निमोनिक था, SO4LR6। सुपीरियर ओब्लिक और लेटरल रेक्टस को करती है 6 नर्व, सुपीरियर ओब्लिक को 4, बाकी सबको थर्ड नर्व। तो थर्ड नर्व की पॉलिसी है, थर्ड नर्व ब्रेन से कहां से निकलती है, यही बता दो। ये मिड ब्रेन का था, इसको कौन सा सिंड्रोम कहते हैं?
ये वेबर 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 कहते हैं इसको। इन विच क्रोमोसोम, ये क्या, अच्छा क्वेश्चन स्पेसिफिक टू सॉल्व। अच्छा, अकॉर्डिंग माइलॉइड ल्यूकीमिया में 922 ट्रांसलोकेशन होती है। पार्टर विली और एंजल मैनी में 15 क्रोमोसोम का मसला था। पेट्यू में 13 का, डाउन में 21 की ट्राइसोमी होती है। बड़का 115, ये तो अब मुश्किल क्वेश्चन था, अगर ऐसा क्वेश्चन में दे रही है किसी जीन क्रोमोसोम नंबर 5 पे होती है। बड़का 2 जो 13, ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो कभी भी ना आए पेपर में, अगर आप जाए तो ग्राफिक ही ना करो। ग्लूटियल रीजन में इंजेक्शन किस क्वाड्रेंट में देते हैं और ताकि नर्व इंजर हो जाती है? ये अगर आपका ग्लूटियल रीजन है ना, इसके ये क्वाड्रेंट्स है, ये मिडिल साइड है, तो बेसिकली अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट में, अपर सुपीरियोर क्वाड्रेंट में, सुपीरियोर क्वाड्रेंट। विच एंटीवायरल ड्रग कॉजेज टिंगलिंग और नमनेस, ये वही रेटिनोसिन करती है। 2 months after normal delivery, patient present किया persisting perineal pain और irritation से, तो which nerve? Perineal tear में P से याद रखें pudendal nerve. What is the minimum sperm count per millimeter for a male to be considered fertile? Greater than 15 million sperms per ml. पेशेंट है, उसको वॉल का प्रोलैप्स हुआ है, हिस्टेक्टोमी विद द सिम्टम्स ऑफ वेजाइनल एपिक्स डिसेंट और यूरिनरी सिम्टम्स। ठीक है, विच सपोर्ट स्ट्रक्चर इज मोस्ट लाइकली, तो ये अगर हो गया ना, वेजाइनल एपिक्स डिसेंट हो गई है, तो इसमें या कार्डिनल लिगामेंट का होता है इंजरी सिवियर, उससे भी ज्यादा जो जो पैलिक्स है उसको एडहेरेंट करिए, वो यूट्रोसैक्रल लिगामेंट है। Wall prolapse refer to descent of vaginal epic, especially common after total hysterectomy. क्योंकि प्राइमरी स्ट्रक्चर यूट्रस वेजाइनल एपिक्स को सपोर्ट करती है, वो यूट्रोसैक्रल लिगामेंट है। ठीक है, वो अपर वेजाइना को सैक्रम से एडहियर करता है। पेशेंट को एपिस्टेक्सिस है, मिकोजल ब्लीड है आफ्टर यूजिंग क्लोरमफेनिकोल आई ड्रॉप्स, तो व्हाट इज द लाइकली हेमेटोलॉजिकल मेलिग्नेंसी? क्लोरमफेनिकोल के दो सिनेरियोस लगता है, एक ही सिनेरियो था बच्चों ने बार बार रिपीट किया हुआ, ये प्लास्टिक एनीमिया करता है। विच विटामिन काजेस कार्बोक्सिलेज एंजाइम डेफिशिएंसी? ठीक है, कार्बोक्सिलेज आ गया मींस कि हाइपोग्लाइसीमिया करवाएगा। ये फर्स्ट एंजाइम होता है जो कि ग्लूकोज के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, तो ये बायोटीन। एडीएच एक्ट एज विच पार्ट कलेक्टिंग डक्ट्स पे, और एल्डोस्टेरॉन की रिएक्ट करता है? एनीवन? एल्डोस्टेरॉन की रिएक्ट करता है? शाबाश, आई थिंक सो। बस लास्ट, स्टैब वुंड एट द बैक विच मसल लाइक द डैमेज ट्रेपेजियस, पैन लाइक पीछे से जा रहा है। पैंक्रेटाइटिस से कौन से विटामिन कम होते हैं? फैट सॉल्युबल, ए डी ई के। विच फंगल इन्फेक्शन एक्यूट एंगल ब्रांचिंग और सेप्टेट, नॉन सेप्टेट नहीं सेप्टेट, एंगल में मैंने आपको बताया ऐसे ऐसे करके जो जाएगा वो कौन सा होगा? एस्परजिलोसिस। प्रेग्नेंट वुमेन है, हाई बीपी है, प्रोटीन यूरिया और थर्ड ट्राइमेस्टर है, तब मेंशन करना है। शी इज डायग्नोज्ड विद प्रीक्लैम्सिया, मिथाइल डोपा इनिशिएटेड, मैग्नीशियम सल्फेट एडमिनिस्टर्ड। व्हाट इज द पर्पस ऑफ मैग्नीशियम? तो मैग्नीशियम सल्फेट बेसिकली क्या करता है? प्रोफाइलैक्सिस के लिए झटकों से, झटके लगेंगे तो ऑक्सीजन कम होगा, हाइपोक्सिया होगा, ऑक्सीजन कम होगा तो बच्चे को भी, फीटस को भी कंप्रोमाइज हो जाएगा। विच टाइप ऑफ फ्लूइड एक्यूट इन्फ्लेमेशन में? एक्यूट इन्फ्लेमेशन में क्या होता है? एंडोथेलियम में गैप्स आ जाते हैं, तो जो प्रोटीन प्लाज्मा में थी वो सारी बाहर निकल आती है। जब भी प्रोटीन रिच फ्लूइड बाहर पड़ा होता है उसको एक्सुडेटिव कहते हैं। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज क्लास। एनी फीडबैक?